हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भूमि और मृदा में बच्चों फ़र्क क्या है? क्या आप जानते हैं भूमि क्या होती है और मृदा क्या होती है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि भूमि और मृदा में क्या डिफरेंस है। भूमि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। किसी भी परिस्थिति में भूमि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, लेकिन हम मिट्टी को या मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, हवा के ज़रिए भी और पानी के ज़रिए भी, और हम स्वयं भी जो है मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यही दोनों में मेन डिफरेंस है मिट्टी और भूमि में। तो अब हम बात करेंगे भूमि के बारे में कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर वह निर्जन है। यानी कि 70% भूमि हमारे पास ऐसी है कि या तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या फिर वो बिल्कुल ही निर्जन पड़े हुए हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब ये सारी भूमि सारी की सारी हमारी आवास योग्य नहीं है, यानी कि रहने योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मीन्स कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। तो किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है और किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, यही हम जानेंगे। जो स्थान ऊबड़ खाबड़ हैं, स्थलाकृतियों के हैं, पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, जलाक्रांत है और संभावित निम्न क्षेत्र मरुस्थल हैं, ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतः विरल जनसंख्या होती है या फिर वो निर्जन पड़े होते हैं। और वो स्थान जहाँ पर भूमि उपजाऊ है, नदी घाटियाँ हैं, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, ऐसे स्थान जो हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, या फिर ऐसे स्थान जो विश्व के वो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। इसका अर्थ है कि बच्चों कि जहाँ पर जीवन की सुविधाएं हमें अच्छे ज़्यादा उपलब्ध होती हैं वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, और जहाँ पर कम होती हैं वहाँ पर कम लोग बसते हैं। अब हम जानेंगे भूमि का उपयोग। हमारी 90% आवश्यकताएं जो हैं वो भूमि से ही पूरी होती हैं। भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे कहा जाता है भूमि उपयोग, यानी कि भूमि का जिन कार्यों के लिए हम उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब हम बात करते हैं निजी भूमि और सामुदायिक भूमि की। भूमि को दो भागों में बांटा गया, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है, यानी कि वो भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का अधिकार होता है वो निजी संपत्ति में आती हैं, जैसे कि आपका घर हो गया। लेकिन वो भूमि जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं सामुदायिक स्वामित्व की भूमि। जैसे आपके गांव की चरागाहें हो गई हैं, आपके शहरों में धर्मशालाएं हो गई हैं, गाँव की पंचायतें हो गई हैं, जिन पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है, तो ऐसी भूमि को साझा संपत्ति साधन भी कहते हैं। अब जनसंख्या और उसकी मांग तो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता हमारे पास क्या है, सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने आदि से भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप के में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब देखिए भूस्खलन क्या होता है। जब ढलान से मिट्टी नीचे गिरती है, मेनली ये पर्वतीय इलाकों में होता है, जब पर्वतों का कोई हिस्सा तेज बारिश से या किसी अन्य कारण से जब वो नीचे ढलान से खिसक कर नीचे आ जाता है तो इसे भूस्खलन कहा जाता है। मृदा अपरदन क्या होता है, जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, चाहे वो वायु के द्वारा हो या जल के द्वारा हो,
तो उसे जो है मृदा अपरदन कहा जाता है। मरुस्थलीकरण क्या होता है? जब मरुस्थलों का विस्तार होता है तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या हैं? पर्यावरण के लिए खतरा हैं। भूमि संसाधन और संरक्षण। अब हम इनका संसाधनों का संरक्षण कैसे, भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन, भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक लगाकर भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। यानी कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम भूमि का निम्नीकरण होने से रोक सकते हैं। जैसे वनारोपण, अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग करना चाहिए, तो और अति पशुचारण को हमें रोकना चाहिए। तो इस तरह के तरीके अपना करके हम भूमि का निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। अब बच्चों, अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो अब बच्चों, अब हम बात करते हैं मृदा की। जैसा कि मैंने पहले आपको डिफरेंस बताया भूमि और मृदा में, तो भूमि के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार किन इलाकों में अधिक लोग रहते हैं, सघन बसे हुए, और कौन से इलाके जो हैं, किस प्रकार के इलाके जो हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं मृदा की। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूमि की ऊपरी उपजाऊ जो परत होती है वो मृदा होती है। यह भूमि से निकट से जुड़ी हुई है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जो ये ऊपरी हिस्सा ह्यूम्स और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है, नीचे इसके बालूगाद, क्ले और उपमृदा होती हैं, उससे नीचे अपक्षित चट्टानी पदार्थ होते हैं और इनसे नीचे जनक चट्टानें होती हैं जिनसे वो मृदा बनी होती हैं। और आप जानते हो कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा के बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अब देखिए, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चा व तुंगता ढाल और मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये वो सभी कारक हैं जिनसे मृदा प्रभावित होती है। अब जानते हैं मृदा के निर्माण में कारक। मृदा के निर्माण के मुख्य कारक होती है जनक शैल। मृदा निर्माण के अन्य कारक जो है वो स्थलाकृति, जैव पदार्थों का, भूमि का और मृदा निर्माण के संगठन में लगा गया समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। यानी कि मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है, इसलिए 2 मुख्य कारक है, मानवीय कारक और प्राकृतिक। दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ये सब बच्चों अभी पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं। मृदा के निम्नीकरण के कारण मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ, यानी कि मृदा को नष्ट होने से या बहने से या दूसरे स्थान पर जाने से हम किस प्रकार बचा सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, तो इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। अब है वेदिका फार्म, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि इस प्रकार से जो है ये त्रिव ढाल पर जो बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ये देखो ढाल वाली भूमि है, इस पर ये उगाए जाते हैं, वेदिका फॉर्म बनाए जाते हैं और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। तो इस प्रकार के बनाने से, फार्म बनाने से जो है मृदा का ढाल जो है वो बड़ा रहता है और मृदा अपरदन जो है वो कम हो जाता है। ये ढलान को रोक सकती है, मृदा जो है, मृदा का अपरदन रुक जाता है। अब है समोच्च, ये आप देख रहे हैं इधर इस चित्र में, समोच्च रेखीय जुताई, यानी कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती हैं।
रक्षक मेखला, जैसे आप देख रहे हैं कि एक ही कतार में पेड़ों को लगाया गया है, तो खेतों के चारों ओर जो इस प्रकार पेड़ लगा दिए जाते हैं जो कि मृदा को खेतों से बाहर बहने से या वायु के द्वारा उड़ने से रोक देते हैं। तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अब है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिका के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों को रखकर या घास उगा करके जो है मृदा को निम्नीकरण होने से बचाने की प्रक्रिया की जाती है। अब देखिए एक छोटा सा हम क्रियाकलाप है कि हम 2 ट्रे लेंगे और दोनों ही ट्रे में नीचे थोड़े छेद कर देंगे, 6-7 छेद कर देंगे। एक ट्रे में हम घास को उगाएंगे और दूसरी ट्रे में हम कुछ नहीं उगाएंगे। फिर जब कुछ समय बाद उसमें घास उग जाएगी तो हम दोनों ट्रे को थोड़ा सा ढलान पर करके या थोड़ा टेढ़ा करके हम उसमें मग्गे से पानी, जिस प्रकार इस चित्र में दिखाया जा रहा है, डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिस ट्रे पर घास उगी हुई है, जब उस पर हम पानी डालते हैं, जब वो पानी नीचे आता है तो उसके साथ बहुत कम मृदा नीचे आती है, जबकि जिस ट्रे पर हमने कुछ नहीं उगाया है, जो सिर्फ मिट्टी है, जब उस पर पानी डालते हैं तो मिट्टी अधिक मात्रा में जो है दूसरे बर्तन में आ जाती है बह करके। तो इससे बच्चों यही बात सिद्ध होती है कि जो घास जो है या पेड़ पौधे जो है वो मृदा को अपने साथ जकड़ लेते हैं और उसे बहने से या उड़ने से रोक देते हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक वनारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि मृदा के बहाव को हम रोक सकें, मृदा को निम्नीकरण से बचा सकें। अब चट्टान बांध, यह जल प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो है लगा करके छोटे छोटे बांध टाइप में बना दिए जाते हैं जो मृदा को क्षति को रोक देते हैं। बीज फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। मीन्स की जो एक फसल अब उगा दी गई है तो उसको दोबारा उगाने से पहले हम बीच में किसी और फसल को उगा देते हैं ताकि उसके जो खनिज तत्व हैं मिट्टी के वो पूर्ण रूप से समाप्त ना हो और दोबारा से फसल उगने के लिए उनकी रिकवरी होती रहे। तो इस प्रकार फसलों को जो है दोबारा से बीच में किसी और फसल को उगा दिया जाता है उगाने से पहले। अब हम बात करेंगे जल की। जल हमारी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते, जबकि जल हमारा नवीकरणीय संसाधन है बच्चों और प्राकृतिक संसाधन है। हमारा भूपृष्ठ जो है वो 3/4 भाग जो है उसका जल से पूर्ण रूप से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम जलगृह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। ऐसा हमारे पुराणों आदि में भी माना जाता है कि जीवन की शुरुआत वो जल से हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल बच्चों लवणीय होता है, मीन्स खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है, यानी कि मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है और इसका भी 70% भाग जो है वो बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। अब हमारे पास केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल नदियों, झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता है बच्चों और ना ही इसे घटाया जा सकता है, ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जल चक्र या वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं कि पानी जो है वाष्पित होकर वापस आसमान में जाता है बादलों के रूप में, जो है वापस जब बादलों की जो ग्रेविटी जो है अधिक देर तक जब उसको नहीं ग्रहण कर पाती है पानी को, तो वो वर्षा के रूप में पानी वापस ज़मीन पर आ जाता है और सागरों, महासागरों, नदियों के रूप में वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो वाटर साइकिल है वो हमेशा, या जल चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी हम जल का उपयोग करते हैं, यानी कि जल का हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। अब इस जल उपलब्धता में हमारी समस्याएं क्या हैं?
जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि विश्व के बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जल की बहुत कमी पाई जाती है। जो हमारे मेनली जो दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रदेश हैं वो वहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी पाई जाती है। जैसे आपका अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है पानी की काफ़ी कमी पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में भी तो बहुत ही पानी की कमी पाई जाती है। जल संसाधन और जल जो है कुछ अन्य तरीकों से दूषित भी होता जा रहा है, औद्योगिक प्रभाव के ज़रिए भी। तो इस प्रकार जल जो है पानी, पीने योग्य जल जो है उसमें कमी आती जा रही है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए? अभी ऊपर हमने मृदा का संरक्षण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व युग में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरण संसाधन है, तथापि अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। मीन्स जल को दूषित करने वाले ये कारक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण के होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चों, इसमें जल को शोधित करने के या प्रदूषण को रोकने के उपाय साथ साथ बताए जा रहे हैं। वन और अन्य वनस्पतिक आवरण जलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं और जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण में होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप तथा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। हम रेन हार्वेस्टिंग के जरिए भी वर्षा का जल इकट्ठा करके जल की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। अब जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जैव मंडल, यानी कि जहाँ पर जीवन पाया जाता है, सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन सब से मिलकर ही जैव मंडल बनता है। जैव मंडल सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं और निर्भर होती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं पारितंत्र, यानी कि सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो इसे कहा जाता है पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन का बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। फलों को उगने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग, इनमें हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे वन्य जीवन के अंतर्गत पशु, जंतु, पक्षी, कीट जलीय जीव रूप में आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, यानी कि हमें बहुत सारे इनसे फायदे हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया: वन, घासस्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे से आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं। तो हम आगे वनों का वर्गीकरण देखते हैं। वनों को उनकी पत्तियों के गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित और पर्णपाती वनों के रूप में बांटा गया है। सदाहरित वन उन्हें कहते जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में हैं। इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं।
पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, यानी कि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की हमें तुरंत ज़रूरत है। यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर पेड़ों का हासिल कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, जिससे हमारा वन क्षेत्र कम होता जा रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन संरक्षण क्या है? वन हमारी संपदा है। पौधे जंतु को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो इससे बहुत सारी जो वन्य जातियां हैं, वन्य जीव जातियां हैं, वो भी नष्ट होती जा रही है, कुछ खत्म होने के कगार पर हैं। कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शत्रुमुर्ग और मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटी, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यदि प्रजाति के सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए या लिप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव वनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें और उनके संरक्षण के बारे में सोच सकें। बहुत से देशों ने कानून भी बना दिए कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणी और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इन सूची में दिए गए पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों के संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा इस लेसन में कि किस प्रकार हमें वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, हमें अपने वनों का संरक्षण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और किस प्रकार हमें भूमि का और मृदा का संरक्षण करना चाहिए, किस प्रकार हमें मृदा के निम्नीकरण से हम भूमि को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।